Hello friends, welcome back to my channel Moral Education. Let's start question number 1. Development occurs in human being. विकास मानव में होता है. First up to the end of the adolescence period के end तक. Second up to the end of the childhood के end तक. Third up to the starting of adulthood के starting तक. And fourth है throughout the life, यानी कि पूरे जीवन भर डेवलपमेंट होता रहता है. तो हमारा फोर्थ क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ है थ्रू आउट द लाइफ. मीन्स डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द लाइफ, यानी विकास मानव के अंदर जीवन पर्यंत या जीवन भर होता रहता है, जीवन भर चलता रहता है. फ्रेंड्स, डेवलपमेंट को समझने के लिए इसकी ह्यूमन लाइफ की हम स्टेजेस देख लेते हैं, जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में कोशिश करेंगे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर फर्स्ट स्टेज कौन सी आती है, इन्फेंसी स्टेज आती है. यानी कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इन्फेंसी स्टेज, 0 to 2 years, यानी कि 0 से 2 साल तक इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था जिसे बोलते हैं. फर्स्ट अगर हम इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं. इन्फेंट टोटली डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, स्पेशली मदर पेरेंट्स. बच्चा इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है पूरी तरीके से अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि कोई भी काम वो खुद से नहीं कर सकता. और क्या होता है स्टेज में, बच्चे के शरीर का साइज़ भी बढ़ता है, उसके शरीर की शेप भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है. और इसके साथ साथ बच्चा यहाँ पे क्या क्या करना सीख लेता है, अपने सिर को मजबूती देना शुरू कर देते हैं. यानी कि बच्चे क्या स्टार्टिंग में बच्चा क्या है, बच्चे का सिर जो है वो सीधा नहीं हो पाता है, तो बच्चा उसको क्या करता है, कोशिश करता है सीधा करने की. और क्या करता है, ट्राइज टू सिट एंड स्टैंड. और बच्चा बैठने की भी कोशिश करता है और खड़े होने की भी इस स्टेज में बच्चा कोशिश करता है. यानी कि ओवरऑल ये डिपेंडेंसी वाली स्टेज है. अब हम इसकी सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं, जो कि 2 to 6 years है. इसको चाइल्डहुड स्टेज के नाम से जाना जाता है. और इस स्टेज को 2 एजेस में डिवाइड किया गया है. यानी कि फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है और सेकेंड है लेटर चाइल्डहुड स्टेज. अब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है और इसकी एज लिमिट है 2 to 6 years, यानी 2 से 6 साल तक. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलौना आयु के नाम से पूछा जाता है, तो वो कौन सी है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 से 6 साल के बीच में आती है. फर्स्ट है सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि इस एज के अंदर भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है. बच्चे के अंदर भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होगा. फिर सेकंड क्या है, ग्रोथ एक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हर एरियाज में, यानी कि शरीर के हर हिस्से में यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगा, विकास होगा, वृद्धि होगी. फिर थर्ड है चाइल्ड लाइक्स वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स. बच्चा क्या करता है इस एज में, अपना काम खुद करना पसंद करेगा, डिपेंड होना पसंद नहीं करता और दूसरों से बहुत ही प्रभावी रूप से बात करना पसंद करता है. फिर फोर्थ है एट द एज ऑफ 4 years चाइल्ड मास्टर्ड मैनी स्किल्स, और 4 साल की एज का बच्चा काफ़ी सारी स्किल से महारत हासिल कर लेता है, सच एज सिटिंग, स्क्रिबलिंग एंड सफिशिएंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन टू कैच एंड थ्रो. और इस एज का बच्चा जो है अपने आँख और हाथों का बहुत अच्छे से तालमेल बैठाना सीख जाता है. अब लेटर चाइल्डहुड स्टेज की बात करते हैं, जो कि 6 to 12 years की एज लिमिट के अंदर आती है. अब इस एज के अंदर क्या रहता है, ये एज लिमिट जो है 6 एज से स्टार्ट हो जाती है. और बाय द एज ऑफ 6 मोस्ट चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट द फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि ज़्यादातर बच्चे इस एज के अंदर काफ़ी सारी मोटर स्किल्स में और ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट हो जाते हैं. यानी कि पहले उन्हें कम आता है 6 years तक, और 6 year के बाद वो और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं, पहले से और भी ज़्यादा उन्हें जो भी कुछ आता है उसको और रिफाइंड कर लेते हैं, और ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं. हाँ, और क्या रहता है, आइडेंटिफाई फैमिली मेम्बर्स. और इस स्टेज में जो है वो क्या करते हैं बच्चे, जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने चारों तरफ के एरियाज़ को अच्छे से लोगों को जानना पहचानना बच्चे इस एज में शुरू कर देते हैं. यानी कि इतना परफेक्ट हो जाते हैं बच्चे. और इसके साथ साथ क्या होता है, बच्चे जो है इस एज में इस हद तक इंडिपेंडेंसी छोड़ देते हैं
डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये एज ऐसी एज है जिस एज के अंदर बच्चे जो है अपने यहाँ तक उनकी थिंकिंग और उनका टॉकिंग ऑफ वे ये सब भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को भी इस एज के अंदर खुद से कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने की, और नए नए आइडियाज़ बच्चों के दिमाग के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट की बात करें 12 to 18 ईयर्स। अब 12 to 18 ईयर्स ये एक ऐसी एज लिमिट है, एडोलसेंस पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। और इस एज में क्या होता है, 12 to 18 ईयर्स तक बच्चे के शरीर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके होते हैं। यानी कि उसके शरीर के अंदर जितने भी, चाहे वो मेल और फीमेल हो, हर तरह के चेंजेस 12 से लेके 18 एज के बीच में कंप्लीटली हो जाते हैं। कुछ को अगर रेयर केस में छोड़ दिया जाए तो मोस्टली हो जाता है। और इस एज को चाइल्डहुड टू अडल्टहुड के बीच की एज इसे बोला जाता है। यानी कि 12 to 18 ईयर का बच्चा ना तो वो चाइल्डहुड एज में आता है और वो चाइल्डहुड एज का क्या होता है, एंड होता है, और अडल्टहुड एज का स्टार्टिंग होता है। इसलिए इसको चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की एज बोला जाता है 12 to 18 ईयर्स। अब इस एज में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन, बच्चा अपनी पहचान बनाना शुरू कर देता है। वो क्या है क्या नहीं है, उसका क्या अस्तित्व है, हाँ वो क्यों आया दुनिया में, किस लिए आया है, ये सब बच्चा पहचानना शुरू कर देता है। यानी कि अपनी खुद की पहचान बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये एक ऐसी स्टेज है जो कि एडजस्टमेंट वाली स्टेज भी कहलाती है, जो कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में बच्चा जो है खुद को एडजस्ट करता है। क्योंकि इस एज के बच्चे को ना तो बच्चा बोलते हैं, बोलते बड़े हो गए हो तुम, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो बड़ा है कि वो बच्चा है। तो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है इस एज तक। और इसके अलावा क्या है, इम्पोर्टेंट पीरियड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इस एज में जो है बच्चे के दिमाग का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है। यानी कि उसे जो है काफ़ी सारी नॉलेज इस एज तक हो जाती है। और वो इंडिविजुअली, यानी कि वो खुद अकेले व्यक्तिगत तौर पर सोचना शुरू कर देता है, रीजन भी देना शुरू कर देता है, कारण भी ढूंढना शुरू कर देता है, प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन भी खुद ढूंढना शुरू करेगा और उनके आइडियाज़ भी निकालना खुद शुरू कर देता है। और इसके अलावा बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। और उसके अलग अपने आइडियाज़ को वो अपने नए आइडियाज़ बनाता है या नए आइडियाज़ सोचता है, और अपनी नई वैल्यूज़, अपने नए मूल्य स्थापित इस एज में बच्चा करता है। और क्या है, ये इम्पोर्टेंट टाइम इन इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि इस एज के अंदर बच्चा काफ़ी इमोशनल हो जाता है। यानी कि अगर हम ये बोले कि मूड स्विंग्स, कभी कभार क्वेश्चन में आ भी जाता है कि भाई कौन सी स्टेज में बच्चे का मूड स्विंग होता है, तो वो होती है एडोलसेंस एज। यानी कि इस एज में बच्चे का मूड जो है जल्दी जल्दी बदलता रहता है, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी वो हंसेगा, कभी वो रोएगा, कभी वो उदास होगा। यानी कि उसका मूड जो है बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। अब अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो ये तो थी हमारी 12 to 18 ईयर्स की स्टेज। अब 18 ईयर से अबव की स्टेज को अडल्टहुड स्टेज के नाम से जाना जाता है। अडल्टहुड 18 to 65+ ईयर्स। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अर्ली अडल्टहुड के नाम से भी इस स्टेज को जाना जाता है। यानी कि 18 है तो अर्ली अडल्टहुड में ही आ जाएगी। तो अर्ली अडल्टहुड 18 to 25 के बीच में आ जाती है। यानी कि अगर हम अडल्टहुड वाली स्टेज की बात करें 18 to 65+ ईयर्स होगी। और इसको भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कौन सा है इसमें, अर्ली अडल्टहुड में 18 to 25 ईयर्स। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, एक ब्रिज बनता है प्री अडल्टहुड और यंग अडल्टहुड के बीच का गैप होता है ये। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसमें बच्चा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने जो है एक्सप्लोरिंग, खोज करना शुरू कर देता है लाइफ पॉसिबिलिटीज़ की। यानी कि जीवन जीने की संभावनाएं बच्चा जो है खोजना शुरू कर देता है। यानी कि कौन सी स्टेज में, 18 to 25 ईयर्स की स्टेज में। फिर सेकंड है यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड में क्या होता है, 25 to 40 ईयर्स के बीच में आती है ये एज। और इसमें जो है स्ट्रेंथ
यानी कि काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है बच्चे के अंदर, यंग हो जाता है वो। और इसके अलावा क्या रहता है, फिजिकल परफॉर्मेंस उसकी क्या है, यानी कि काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, और वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो 25 to 40 के बीच में थोड़ी थोड़ी कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी जो है डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी थोड़ी। और इस स्टेज में जो है ये वो स्टेज है जहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप बनाना जो है बच्चा स्टार्ट कर देता है, यानी कि यंग हो गया है तो वो अपने फ्रेंड्स उनके उन रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा, यानी कि मैरिज भी करेगा, वो अपना कैरियर भी इस्टेब्लिश करेगा और अपना एक लाइफ गोल को अचीव करना इस एज में स्टार्ट कर देता है या कर लेता है। फिर थर्ड है मेच्योर अडल्टहुड। मेच्योर अडल्टहुड में क्या होता है, 40 to 65 ईयर्स। इस अडल्टहुड में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की इस स्टेज के अंदर विजन ऑफ आइज वुड चेंज, यानी कि आंखों की रोशनी, दृष्टि जो है कुछ हद तक कमज़ोर हो जाती है, यानी कि सभी की नहीं, कुछ हद तक, यानी कि चश्मे आंखों पे आ जाते हैं, यानी कि स्पेक्ट्स नॉर्मली दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, सबकी आंखों में नहीं, कुछ कुछ की आंखों में, यानी कि ये रेयर चेंजेस होता है इसके अंदर जो मोस्टली देखने को मिलता है। आई साइट के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, और ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब 65 अबव ईयर्स की बात करें तो एजिंग अडल्टहुड के नाम से इसको जाना जाता है, या लेट अडल्टहुड भी इसको बोला जाता है। और ये क्या है, बिगनिंग एट द एज ऑफ 65, और 65 की एज में ये जो है एज स्टार्ट हो जाती है। और क्या रहेगा इसके अंदर, डिक्रीज इन द रेट ऑफ न्यूट्रल प्रोसेस। अब जो दिमाग से काम करने वाला जो जितनी हमारी शक्ति है वो इस एज में क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। 65 की एज तक जाते जाते इंसान की सोचने की यानी कि रिमेम्बरिंग जो पावर है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और क्या होता है, अ वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और शरीर के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वृद्धावस्था की ओर इस स्टेज में मानव जो है जाना शुरू कर देता है। तो ये तो थे सारे 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, फर्स्ट प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, सेकंड प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, थर्ड प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, फोर्थ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि मोटिवेशन और एक्सपीरियंस की वजह से हमारे डेवलपमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि इनके अंदर प्रोग्रेस होती रहती है। जैसे जैसे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारे एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट भी और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि उसके अंदर भी प्रोग्रेस होती रहेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। कौन सी डेवलपमेंट के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। फर्स्ट, ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ हैजार्ड्स। Second, development is not aided by stimulation. Third, development is affected by cultural changes. Fourth, each phase of the development has characteristic behavior. 1, 3 and 4 ये क्या है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, मीन्स डेवलपमेंट इज नॉट एडिड बाय स्टिमुलेशन, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि नोट करेक्ट है। डेवलपमेंट का ये क्या है, स्टेटमेंट रोंग स्टेटमेंट दी है और यहाँ पे हमें रोंग ही स्टेटमेंट बतानी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इज एन इनकरेक्ट वन। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है वो बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता डेवलपमेंट की जो कि सही नहीं है। फर्स्ट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आप कहते हैं डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, यानी कि डेवलपमेंट किस चीज़ का, कोइंसिडेंसेस का ही रिजल्ट है। फिर थर्ड है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फोर्थ है इट इज़ प्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पे नोट बताना था, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है और ये सेकंड वाली
कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विकास की विशेषता नहीं है, मीन्स सेकंड करेक्ट है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट के बारे में सही है ये बताना है। फर्स्ट, द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे क्या है, विकास की जो दर है वो व्यक्ति से व्यक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि हर व्यक्ति का विकास एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, अलग अलग दर से विकास होगा। सेकेंड है, द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल, और ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफर्स करेगा, हर स्टेज पे अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। इंडिविजुअल की हर स्टेज पे अलग अलग रेट में डेवलपमेंट होगा, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक लगातार होने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स यानी कि सारी की सारी हमारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफर करता है डेवलपमेंट, और क्या होता है, एवरी स्टेज क्या होती है यहाँ पे, वो भी एवरी स्टेज में भी डिफर करेगा रेट ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल में, और क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, cognitive development means first development of intelligence, second development of child, third development of physical skills, fourth development of individual। फिर सिक्स्थ क्या पूछा था, कोग्निटिव डेवलपमेंट का मीन्स बताना है। तो कोग्निटिव किससे से रिलेटेड होता है, माइंड से या फिर ब्रेन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको ही कोग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द इमोशनल सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विल अकर इन अ गुड मैनर। कौन सी स्टेज के अंदर इमोशनल सोशल डेवलपमेंट चाइल्ड के अंदर होगा एक अच्छे मैनर्स में, वो बताना है। फर्स्ट है, व्हेन द चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट एंड हिज फीलिंग्स आर रिस्पेक्टेड। सेकेंड, व्हेन चिल्ड्रन आर टोल्ड टू लर्न मोर एंड मोर। थर्ड है, व्हेन चिल्ड्रन गेट गुड मार्क्स इन द क्लास। फोर्थ, व्हेन द टीचर टीचेस चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलेक्चुअल लेवल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वन मीन्स व्हेन द चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट एंड हिज फीलिंग्स आर रिस्पेक्टेड। यानी कि बच्चे का यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर अच्छे तरीके से कैसे होगा, कौन सी स्टेज में होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये पूछा था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन बेटर है, मीन्स ये कौन सी स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, बच्चे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, और उस ना सिर्फ बच्चे को बल्कि उसकी फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन। लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों में निर्भर करता है, बच्चों के ऊपर कैसे निर्भर करेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बताना है। फर्स्ट, बेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड, बेटर स्कूलिंग। थर्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारी कंडीशन क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए बेटर हैं, यानी कि सारी कंडीशन जरूरी है। यानी कि बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा तब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा बच्चे का। बेटर स्कूलिंग होगी, अच्छी स्कूलिंग, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला जाएगा तब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होगा। और बच्चे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा तो ये भी अच्छा एनवायरनमेंट है बच्चे के लिए। तो क्या है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है, मीन्स फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर। यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर बताने। फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ। सेकंड, मेंटल हेल्थ। थर्ड, फटीग। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। इनकी सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ अगर इंसान की फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगी तो उसका भी इमोशनल डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा। मेंटल एबिलिटीज़ का भी इमोशनल डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा। फिर फटीग का भी क्या होगा, यहाँ पर फटीग मीन्स होता है टायर्ड, यानी कि अगर इंसान थका हुआ होगा तो उसका भी इमोशनल डेवलपमेंट पर इफेक्ट होगा, मीन्स ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि वृद्धि का क्या मतलब है। फर्स्ट, चेंज
related to result, second changes related to measurement, थर्ड ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या है, सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स चेंजेस रिलेटेड टू मेजरमेंट। मीन्स मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी चेंज होंगे बॉडी के अंदर वो क्या कहलाती है, ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ को हम वी कैन मेजर ग्रोथ, यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, मापने से पता लग जाता है ग्रोथ का। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर सेड बाय फर्स्ट मन, सेकंड क्रो एंड क्रो, थर्ड लैंगफील्ड, फोर्थ वुड्सवर्थ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, यानी कि मन ने बोला है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 12। वी कैन स्टडी द ह्यूमन नेचर बाय, ह्यूमन नेचर की स्टडी हम कर सकते हैं, ये बताना है। ह्यूमन नेचर मीन्स होता है बिहेवियर, या फिर हिंदी में बात करें तो व्यवहार या फिर प्रकृति। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेकंड है ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड है क्लिनिकल मेथड एंड फोर्थ है केस स्टडी मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है ह्यूमन नेचर की स्टडी के लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन मीन्स होता क्या है। अब ऑब्जर्वेशन वर्ड है जो कि क्या है, एक नाउन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, नाउन फॉर्म में यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, द एबिलिटी टू नोटिस थिंग्स, मीन्स किसी भी चीज़ को अच्छे से देखने की योग्यता क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन कहलाती है। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, अवलोकन। अब और इसके मीनिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सुपरविजन होता है एक, इसका मीनिंग सर्विलेंस होता है, एग्जामिनेशन होता है, नोटिसिंग होता है। तो ये सारे क्या है इसके, या फिर इन्विजिलेटर भी हम बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या है इसके मीनिंग है ऑब्जर्वेशन के। हिंदी में निगरानी, प्रवेक्षण, अवलोकन, तो ये सारे क्या है हिंदी में इसके मीनिंग है। अब ऑब्जर्वेशन की बात कर ली जाए कि ऑब्जर्वेशन मेथड है क्या। द ऑब्जर्वेशन मेथड इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेथड टू ऑब्जर्व, यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए ही डिस्क्राइब किया जाता है। अब ये ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है, द एबिलिटी टू नोटिस थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने की योग्यता। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं तो डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि इसके अंदर किस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बींग, यानी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बींग है। और अनदर वर्ड्स में अगर बोले इन शॉर्ट में, इट इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डाटा बाय ऑब्जर्विंग, यानी कि ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है या फिर एक तरीका है जिसके जरिए हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन नेचर, और उसका फिर क्या करते हैं, डाटा को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। और चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू स्टडी द नेचर। अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ पे बिहेवियर की सेंस में यूज हुआ है ऑफ द चाइल्ड, मीन्स इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू स्टडी द नेचर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि यहाँ पे बच्चे का बिहेवियर की ही स्टडी करनी है, किस ये ऑब्जर्वेशन करना है, उसको अच्छे से उसका अवलोकन करना है, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करना है, उसको अच्छे से नोटिस करना है। तो ये क्या था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑब्जर्वेशन मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। साइकोलॉजी स्टडी इज ओनली ब्रांच ऑफ, फर्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी, थर्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, फोर्थ ऑल ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. Psychology means first as a science of mind, second as a science of consciousness, third as a science of soul, fourth as a science of behavior. Fourth क्या है, correct option है, psychology means as a science of behavior. Next is question number 15. Educational psychology is the study of human behavior in an educational environment. It is said by first Crow and Crow, second Stephen, थर्ड HR भाटिया, फोर्थ स्किनर। थर्ड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है HR भाटिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज से रिलेटेड नहीं है ये बताना है। स्कोप मीन्स एरिया,
of educational psychology. First, learning procedure. Second, educational evaluation. Third, games training. Fourth, personality assessment. So लर्निंग प्रोसीजर, एजुकेशनल इवेल्युएशन, पर्सनालिटी असेसमेंट, ये सब क्या है, स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी के. इसमें कौन से स्कोप नहीं है वो बताना. मीन्स थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है गेम्स ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. टू इंट्रोस्पेक्ट इज टू अटेंड to the working one's own mind in a systematic way. This statement is of first Theater, second William James, third Stout and fourth Gestalt. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टाउट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चनियर मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज फर्स्ट चीप, सेकंड साइंटिफिक, थर्ड डिफिकल्ट, फोर्थ टू इम्प्रूव. Now its correct option will be fourth one, means to improve. Next is question number 19. Observation method of educational psychology is first easy, second difficult, third unbehavioral, fourth important. Fourth option इसका correct है, means important. Observation method educational psychology का काफ़ी important method है. Next is question number 20. The development is related to the first growth, second maturity, third age, fourth all of these. डेवलपमेंट किससे से रिलेटेड है ये बताना है. डेवलपमेंट में ग्रोथ भी होती है, मेच्योरिटी भी आती है, मेच्योर भी होते हैं डेवलपमेंट में, एज से भी डेवलपमेंट, एज में भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स ऑल ऑफ दीज. Let's move on question number 21. The aspect of educational psychology is first learner, second student, third educational situations, fourth all of these. Aspect means होता है पहलू या फिर स्वरूप. मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्या क्या स्वरूप हैं या फिर कौन कौन से पहलू है वो बताना है. लर्नर भी आते हैं इसके अंदर, स्टूडेंट भी आते हैं, एजुकेशनल सिचुएशंस भी आते हैं. तो इसमें फोर्थ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑल ऑफ दीज. Next is question number 22. The schools of philosophy have given the value. First, aesthetic value. Second, moral or ethical values. Third, social, public, religious values. And fourth, all of these. यानी कि schools of philosophy में इन सारी की सारी values को include किया जाता है. Means fourth correct option है. Next is question number 23. Up to when the process of growth in human life continues. कब तक चलता है, क्या प्रोसेस चलता है किस चीज़ का, ग्रोथ का. ग्रोथ मीन्स वृद्धि. ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य जीवन में कंटिन्यू रहता है, ये बताना है. यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब ये है कि मानव जीवन में वृद्धि कब तक चलती है, कब तक जारी रहती है, ये बताना है. फर्स्ट है 15 ईयर्स, सेकेंड है 18 ईयर्स, थर्ड है 21 ईयर्स एंड फोर्थ है 45 ईयर्स. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड वन, मीन्स 18 ईयर्स, मीन्स 18 साल तक. यानी कि 18 साल तक ही वृद्धि होती है. यानी कि 18 साल के बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाती है, ये बोलते हैं. और अगर 18 के बाद भी अगर किसी की ह्यूमन लाइफ के अंदर ग्रोथ अगर बढ़ती है तो वो किस वजह से होगी ग्रोथ, वो एक्सरसाइज की वजह से होगी या फिर अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करने की वजह से ही होती है. नॉर्मल जो ग्रोथ रेट होता है वो 18 ईयर तक ही होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. इन हाउ मैनी स्टेजेस हैज़ कोलेस्निक डिवाइडेड द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ये कोलेस्निक हैं, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास की वो कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया है. स्टेजेस मीन्स अवस्थाओं में, कितनी अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया है, बांटा है किसको, मानव विकास को. फर्स्ट है 4th, सेकंड है 6th, थर्ड है 8 एंड फोर्थ है 10. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, मीन्स 8. यानी कि 8 स्टेजेस में इन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड किया है. Next is question number 25. Which aspect of human development is the most important from educational viewpoint? इनमें से aspect means होता है पहलू, यानी कि मानव विकास का कौन सा इम्पोर्टेंट पहलू है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बताना है. फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड है मेंटल, थर्ड है सोशल एंड फोर्थ है इमोशनल. फिजिकल मतलब शारीरिक, सोशल मतलब सामाजिक, इमोशनल मतलब संवेगिक.
संवेग से रिलेटेड। तो सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। मेंटल, मेंटल मीन्स होता है दिमाग से रिलेटेड, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में सही है, ये बताना है। फर्स्ट, शार्प ग्रोथ रेट इज शीन एट द टाइम ऑफ स्पर्ट्स, यानी कि स्टार्टिंग में क्या रहता है, शार्प ग्रोथ रेट रहता है, यानी कि काफ़ी स्पीडली ग्रोथ होता है, यानी कि वृद्धि काफ़ी तेज स्पीड से होती है स्टार्टिंग में। सेकंड है रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड सोशल डेवलपमेंट टू, अगर फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से सामाजिक विकास भी ठीक से नहीं होगा, उसमें भी रुकावट आएगी। थर्ड है द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्री एडोलसेंस इज वेरी हाई। अब यहाँ पर क्या है, इन्फेंसी के टाइम पे और प्री एडोलसेंस के टाइम पे ग्रोथ रेट क्या रहता है, काफ़ी हाई रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब होती है, इन्फेंसी टाइम में और प्री एडोलसेंस टाइम में, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय, और उसके बाद बच्चा जन्म लेने के बाद काफ़ी तेज स्पीड से ग्रो करता है, वृद्धि होती है। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी कि तीनों ही ग्रोथ के अंदर होते हैं, वृद्धि में तीनों ही ऑप्शन होते हैं, तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो फोर्थ क्या है, करेक्ट ऑप्शन मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर यानी कि इस अवस्था में शर्म और गर्व की भावना विकसित हो जाती है, कौन सी स्टेज में होती है ये बताना है, या विकास होता है भावना का। फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकंड है चाइल्डहुड, थर्ड है एडोलसेंस, फोर्थ है एडल्टहुड। इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी में तो बच्चे को बिल्कुल ही किसी भी चीज़ की, बच्चा कुछ बोल ही नहीं सकता है, तो उसे ये शेम एंड प्राइड की फीलिंग कहाँ से आएगी, सिर्फ वो तो रोता है और कुछ नहीं करता, रो के अपनी हर फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। फिर सेकंड है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड तो सही लगता है। हाँ, अगर हम एडोलसेंस की बात करते हैं, एडोलसेंस में तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी कि इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि वो ये जानने लग जाता है कि वो क्या है, कैसे लड़का है, लड़की है, क्यों है, कैसे है, ये सब, यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो चुकी होती है, क्वेश्चन मीन्स। थर्ड की अगर बात करें एडोलसेंस, एडोलसेंस की अगर हम एडोलसेंस तो डिस्कस कर लिया, अगर हम अडल्टहुड की बात करें, अडल्टहुड में तो बच्चा बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी कि अबव 18 अडल्टहुड में आ जाता है, और इस समय तो बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड मीन्स चाइल्डहुड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, vocabulary of an infant at the end of the second year becomes, यानी कि सेकेंड ईयर्स के लास्ट तक बच्चा जो है कितने शब्द बोल लेता है, कितने शब्दों की उसके पास वोकैबुलरी हो जाती है बताना। फर्स्ट 100 वर्ड्स, सेकेंड 60 वर्ड्स, थर्ड 150 वर्ड्स, फोर्थ 10 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स 150 वर्ड्स बच्चा इजिली सेकेंड ईयर्स के एंड तक बोल पाता है, ये इतनी उसकी वोकैबुलरी बन जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर्स बिकम प्रोपोर्शनेटली थिनर बिकॉज दे। अब यहाँ पे 6 to 11 ईयर्स के बच्चे की बात हो रही है कि वो पतले क्यों हो जाते हैं, यानी कि क्या रीज़न है कि बच्चे इस एज में पतले हो जाते हैं। फर्स्ट डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि वो काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड गेन हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर उनकी हाइट बढ़ती है। थर्ड है ईट जंक फूड, अब वो जंक फूड खाते हैं, जंक फूड खाने से तो पतले होंगे ही नहीं, मोटे होंगे उल्टा। फोर्थ है वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविज़न, और बहुत सारा यानी कि क्या टीवी ज़्यादा देखेंगे तो उससे क्या होंगे, मोटे होंगे, पतले कहाँ से होंगे। तो यहाँ पे क्या है 29 का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, मीन्स गेन हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब 6 to 11 ईयर्स की बात अगर हम करें तो ये कौन से एज ग्रुप में आता है, स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, लेट चाइल्डहुड में ये स्टेज आ जाती है, यानी कि इस एज में क्या रहता है, बच्चे काफ़ी सारी स्किल्स में परफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी कुछ बच्चे बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं। और इसके अलावा क्या है, इस स्टेज के अंदर बच्चे टोटली क्या रहते हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, कहने का मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं होती, उनका अपना एक ग्रुप बनना भी शुरू हो जाता है, यानी कि इस एज के अंदर बच्चे एक ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30,
रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट द एज ऑफ। अब किस एज तक ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है ये बताना है। फर्स्ट 7 ईयर्स, सेकंड 11 ईयर्स, थर्ड 9 ईयर्स एंड फोर्थ 6 ईयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 9 ईयर्स। मीन्स 9 ईयर का बच्चा जो है रीजनिंग करने लग जाता है, यानी कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्यों है, सूरज गोल है तो क्यों है, सूरज दूर क्यों है, पास क्यों नहीं है, क्यूरियोसिटी यानी कि उसके अंदर कुछ जानने की इच्छा रहती है। वो कुछ ना कुछ नए सवाल पूछता रहता है, तर्क वितर्क करेगा, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, और ऑब्जर्वेशन करेगा, मीन्स हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, ये सब बच्चा करना स्टार्ट कर देता है 9 ईयर्स की एज में। मीन्स थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। Let's move on question number 31. The difficult age of the development is first early childhood, second teenage, third young adult age and fourth old adult age. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड मीन्स टीनेज। अब टीनेज जो है सारी एजेस से सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट एज होती है, मीन्स सबसे कठिन या सबसे मुश्किल अवस्था होती है, आयु होती है, जिस एज के अंदर बच्चे के शरीर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। तो इसकी वजह से क्या रहता है, उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रेज होते हैं जिनके वो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या है कि इस एज के बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि उनके शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनका मूड स्विंग करता है, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि कोई भी उनसे सवाल करे तो उनका ठीक से वो जवाब नहीं देते हैं। और एक और बात होती है, इस एज के बच्चों को ना तो बच्चा बोला जाता है, ना वो मतलब ये बोलते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। तो ये सवाल सुन सुन के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वो बच्चे हैं कि वो बड़े हैं। तो ये एक ऐसी कठिन अवस्था है जिसको संघर्ष या फिर तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। तो इस एज के अंदर अगर पेरेंट्स बच्चों को पेरेंट ना बन के अगर फ्रेंड बन के ट्रीट करें तो इस एज को बच्चे इजीली फेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एडोलसेंट्स गेट प्लेजर। एडोलसेंट्स को क्या करके खुशी मिलती है? फर्स्ट इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर। सेकेंड बाई एग्जामिनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजिक, अपने शारीरिक बनावट और अपने शरीर को नोटिस करके या देखकर। थर्ड है इन द कंपनी ऑफ अपोजिट सेक्स, इसका मीन्स होता है अपने से अपोजिट वाले के साथ रहना पसंद करते हैं, मीन्स मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ, मीन्स गर्ल्स बॉयज़ के साथ, बॉयज़ गर्ल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ का मीन्स है यानी कि ऊपर के सारे, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, मीन्स 4 अपना क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है, फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स मीन्स होता है, एक्विजिशन मीन्स होता है अर्जन करना, स्किल्स मीन्स होता है कौशल, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में परफेक्ट होना। इसको क्या बोलेंगे हम? विद्या या फिर कौशल या फिर निपुणता। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो वो किस तरह से सीखे? नेचुरल वे में सीखे, यानी कि कोई हमें ज़बरदस्ती ना सिखाए, अपने आप सीखे। फर्स्ट का ये मीनिंग। सेकंड है इनकलकेशन ऑफ नॉलेज। इनकलकेशन ऑफ नॉलेज का मीन्स होता है, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, यानी कि अगर हमें नॉलेज आ जाती है तो हम क्या करते हैं? उसका उपदेश देते हैं, यानी कि उसको बांटना, दूसरों को बांटना शुरू कर देते हैं। उपदेश का मीन्स होता है जो हम दूसरों को सिखाने लग जाते हैं, यानी कुछ लोग की आदत होती है बात बात पर उपदेश देने की, लेकिन जिनको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है तो वो अपना ज्ञान बांटने चलते हैं। थर्ड है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मीन्स क्या होता है? यानी कि बिहेवियर मीन्स व्यवहार, मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस, यानी कि अपने व्यवहार में चेंजेस कर लेना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये कहलाती है लर्निंग। एंड फोर्थ है पर्सनल एडजस्टमेंट, यानी कि अपने आप को हर तरह की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, हर तरह के एनवायरनमेंट में या फिर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा लर्निंग का, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि अपने बिहेवियर में चेंजेस कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। लर्निंग इज। अब लर्निंग क्या है? फर्स्ट है अ चेंज इन बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर में चेंज, यानी कि बदलाव, व्यवहार में बदलाव।
सेकंड है द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, यानी कि ये किस चीज़ का रिजल्ट है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, प्रैक्टिस मतलब अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो क्या कह रहा है, अभ्यास, इसे हिंदी में बोला जाता है, प्रैक्टिस कहलाती है ये, यानी कि अनुभव या फिर अभ्यास का परिणाम है लर्निंग। थर्ड है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज हो जाता है इससे बिहेवियर में। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, और लर्निंग में क्या है, ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग के अंदर पाई जाती है, यानी कि फोर्थ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट। इंडिकेशन क्या है लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट का। फर्स्ट है रिकग्नाइजिंग सिम्बॉल्स, नंबर्स एंड अदर थिंग्स, यानी कि सिम्बॉल्स, नंबर्स और बाकी चीज़ों को पहचानना। सिम्बॉल्स मीन्स होता है प्रतीक या निशान या चिन्ह। सेकेंड है पुटिंग लॉजिकल अजम्पशंस फॉर अ सिचुएशन, यानी कि लॉजिकल अजम्पशंस को एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग पुट करना या रखना। थर्ड है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों 1 या फिर 2 दोनों के दोनों। एंड फोर्थ है नाइदर 1 नो 2, यानी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, मीन्स 1 and 2, यानी कि ये सारे की सारी इंडिकेशन लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट, क्या कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, और ये किससे संबंधित है ये बताना है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये बोला है डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आंसर देने से पहले। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस मीन्स क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो ऑलवेज कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू वाला हमारा यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। फर्स्ट एडोलसेंस, सेकेंड अडल्टहुड, थर्ड अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ लेट चाइल्डहुड। अब इसके अंदर क्या रहता है कि बच्चे अपने ही समवयस्क समूह के सदस्य कौन सी अवस्था में बन जाते हैं, ये बताना है क्वेश्चन का मीन्स ये है। फर्स्ट है एडोलसेंस, सेकेंड अडल्टहुड, थर्ड अर्ली चाइल्डहुड एंड फोर्थ लेट चाइल्डहुड। एडोलसेंस की अगर हम बात करें तो 12 to 18 ईयर्स इसका एज ग्रुप है, यानी कि 12 से 18 साल तक। और एडल्टहुड की एज ग्रुप कितनी है, 18 to 65। और अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो कितनी एज ग्रुप है अर्ली चाइल्डहुड की, टॉय एज भी से बोलते हैं, 2 to 6 ईयर्स। और लेट चाइल्डहुड की एज ग्रुप क्या है, 6 to 12 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, एडोलसेंस की। ये सारे के सारे स्टेजेस हम पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन हमारा क्या है, अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, एडोलसेंस, और एडोलसेंस की ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करेंगे। तो एडोलसेंस का क्या रहता है, एक बार इसको देख लेते हैं। 12 to 18 क्या रहता है, इसका एज ग्रुप रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, ओवरऑल चेंजेस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर या बच्चे के अंदर ऑलरेडी हो जाते हैं, यानी कि होने स्टार्ट हो जाते हैं 12 के बाद, और इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि यंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12 के बाद बच्चा जो है यंग वाली एज में जाने लग जाता है, यानी कि 18 का होते होते तो बच्चा यंग हो ही जाता है। और इसके अलावा बात करें तो ये एडजस्टमेंट वाला पीरियड रहता है। क्यों एडजस्टमेंट वाला पीरियड रहता है, क्योंकि इस एजेस के अंदर शरीर के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उसको एडजस्टमेंट करना होता है। क्यों, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। इस एज में बच्चा ना तो बच्चा रहता है ना वो बड़ा होता है पूरी तरह से, यानी कि बीच वाली एज के अंदर वो झूलता है, ये भी बोल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पीरियड रहता है किस चीज़ का, कोग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी कि उसका जो माइंड है वो और ज़्यादा क्या है, परिपक्व इस एज तक हो चुका होता है। तो इतना ही काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज फर्स्ट फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल, सेकंड फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, थर्ड इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, साइकोलॉजिकल, एंड फोर्थ है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। इसमें क्या बताना है, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से इसको ह्यूमन डेवलपमेंट को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले क्या रहता है हमारा इसके अंदर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है,
उसके बाद कोग्निटिव होता है, उसके बाद इमोशनल होता है और सबसे लास्ट में फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान से रिलेटेड रहता है पहले, और इसके अलावा कॉग्निटिव की बात करें तो उसकी नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि संज्ञानात्मक उसका डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद इमोशनल भावनात्मक हो जाता है और उसके बाद फिजिकल शारीरिक। ये वाला सीक्वेंस है, हमेशा ध्यान रखिए, करेक्ट सीक्वेंस यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करते हो, क्या अनुभव करते हैं वो बताना है। फर्स्ट, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, यानी कि जो बचपन में उन्होंने पाप किए हैं उनका डर उनके मन के अंदर रहता है। सेकंड है उस चीज़ की उनको फीलिंग जो है ये बोल सकते हैं कि सताती रहती है। सेकंड है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद के बारे में कि अपने आप को ही एक्चुअलाइजेशन में फील करना कि वही एक्चुअल में और कोई नहीं है। थर्ड है फीलिंग ऑफ सेटिएशन अबाउट लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ की सेटिएशन के बारे में फील करना, यानी कि जो भी कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है या चल रहा है अपने ही बारे में सोचना, और किसी और के बारे में नहीं सोचते। इसका भी मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम ही है। फिर फोर्थ है एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, मीन्स ये वाला क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स एडोलसेंट्स में बच्चे क्या रहते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वरीज होती है उन्हें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही बारे में कंसर्न रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें खुद की ही चिंता रहती है, किसी और की नहीं रहती है। यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे अपने ही बारे में सोचते हैं एडोलसेंट्स में। तो हमारा यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनकरेक्ट वे बताना है लैंग्वेज को सपोर्ट करने का, करेक्ट वे नहीं बताना है। फर्स्ट है लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टली ऑन अ टॉपिक, यानी कि बच्चे को खुला छोड़ दें, यानी कि उसे रोक टोक ना करें, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो जो चाहे वो बोले, यानी कि फ्रीडम दे बोलने की। सेकेंड है डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि वो जो अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उसको डिसअप्रूव कर देना, यानी कि अस्वीकृत कर देना, मानने से इनकार कर देना कि इसकी लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं है। थर्ड है सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, कि बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ कर रहा है उसको सपोर्ट करना, उसको सपोर्ट देने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको मान्यता देना, उसको सहारा देना कि अच्छा कर रहा है ये। एंड फोर्थ है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना, यानी कि अवसर देना, मौके देना। तो इसका करेक्शन क्या है, इससे पहले देख लेते हैं 1, 3 और 4, ये क्या है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि करेक्ट वे है। हमें इनकरेक्ट वे बताना है, वो क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मीन्स डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, appreciate my hard work, share and subscribe as much as you can. Wait for the next video. So till then, tata bye bye and take care of yourself and your family members. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.